चलिए, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज आप लोग का पहला क्लास नहीं हुआ ना। सूचना दिया था। क्या सूचना दिया? कि बिट्टू सर का क्लास नहीं होगा, आगे क्लास होगा। दे दिया था ना आप लोग। चलिए ठीक है। तो जब आपको ये सूचना मिल गया था तो आप बैठ करके क्या कर रहे थे? तो उस सिचुएशन में क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। और एक बात आप जानिए, टीचर आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, आपको चीजों को समझा सकता है, लेकिन उसको याद रखना आपका काम है। वो याद कैसे रहेगा? वो याद रहेगा जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। और आप विश्वास मानिए, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का होता है, वो सेल्फ स्टडी का होता है। तो सेल्फ स्टडी का मतलब, क्योंकि जब आप मैपिंग करने का मतलब नहीं समझते हैं, तो सेल्फ स्टडी का मतलब भी आप नहीं समझते होंगे। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, स्टडी, पढ़ना, स्वयं से पढ़ना। अब स्वयं से क्या पढ़ना? जो क्लास में पढ़ाया गया उसको स्वयं से पढ़ना। जो क्लास में मैथ पढ़े हैं उसको स्वयं से पढ़ना, उसको बनाना फिर से, अपने से। अब टीचर एक दिन में क्लास में 10 गो मैथ बताया, ठीक है, क्लास में हम बनाए हैं, लेकिन घर पर जाकर के उस 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्वयं से फिर से करना है। सेल्फ स्टडी का यह मतलब होता है। जो सिलेबस खत्म हो गया उसका बार बार रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी में यह करना। आपने अपने जीवन में जिस परीक्षा को लक्ष्य बनाया है, उसके PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, समझना, याद करना, यह सब सेल्फ स्टडी के अंतर्गत आपको करना है। और आपकी सफलता में सेल्फ स्टडी का 70% योगदान होता है। 70% योगदान सेल्फ स्टडी का। बाद बाकी 30% में अन्य सब कुछ है। टीचर का मार्गदर्शन, टीचर का पढ़ाना, टीचर का समझाना, संसर्ग, सब कुछ 30% में सब चीज है। अगर आपका रिजल्ट होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, अगर नहीं होता है तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है। आप आज समझिए सेल्फ स्टडी का महत्व, 2 माह के बाद समझिए, दशहरा के बाद समझिए, 2 साल के बाद समझिए, 5 साल के बाद समझिए। जब आप समझ जाइएगा सेल्फ स्टडी का महत्व, और महत्व समझने के बाद जब आप सेल्फ स्टडी करने लगिएगा, तब आपका रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी समझ जाइए कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए और करना है। कमेंट दो यहां पर जी। ऑनलाइन वाले लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिला था? हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, सब लोग बोल रहे हैं नहीं, कुछ बोल रहे हैं यस। दिया था जी, अब तुम बताओ। नहीं दिया था तो देना नहीं चाहिए, ये सब अकबकारा हुआ। देखिए ऑनलाइन वाले लोग, तुम भी सुनो और ग्रुप में मैसेज लिख देना। जब इस प्रकार का सिचुएशन हो तो टेलीग्राम पर नहीं देना है, जो हम बोल रहे हैं वही बात लिखना। ऑनलाइन वाला लोग टेलीग्राम पर क्लास थोड़े करता है, क्लास कहां करता है? एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था कि आज आपका पहला क्लास यानी बिट्टू झा का क्लास नहीं होगा, वहीं आपका दूसरा क्लास यानी रोशन आनंद का क्लास होगा। ऐसा मैसेज एप्लीकेशन पर लिख देता, और जो जागरूक बच्चा है, जो बैच कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, वो तो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को पढ़ेगा। तो इस प्रकार का जब भी सिचुएशन आए तो ऑनलाइन क्लास है तो एप्लीकेशन पर लिख देना है, और जो सच है वो लिखना है।
इन्हें कुछ को नहीं लिख देना। आगे से इस बात का ध्यान रखना है। ग्रुप में मैसेज करो अच्छे से, अगर समझा है तो हिंदी भाषा में। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे से हम इन लोग को भी समझा दिए हैं, दे देगा। और कुछ लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन में, कोई बात नहीं है, थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए कभी कभी। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं यहां पर ज्योग्राफी का कौन बुक पढ़े। ज्योग्राफी के बुक में जानते हैं, अगर हमसे पर्सनली पूछिएगा, मतलब अगर हमसे पर्सनली पूछिएगा या हम अपने भाई को कौन बुक सजेस्ट करते, अगर मेरा अपना भाई हमसे पूछता कि हमको ज्योग्राफी बेहतर करना है तो कौन बुक पढ़े, या हमारी अपनी बहन पूछती, या हमारे करीबी स्टूडेंट पूछते, ऐसा आप सब लोग अपने हैं। मतलब एक हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के किताब को पढ़ना है। फिर हिस्ट्री में 6 से 12 तक के किताब को नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में 8 क्लास के बुक को पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, 8 क्लास के बुक को पढ़ना है, 11 12 के बुक को पढ़ना है, 9 10 नहीं पढ़ना है, 9 10 नहीं पढ़ना है, क्योंकि 9 10 में जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री है, समझे। लेकिन ज्योग्राफी को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको लगता है 6 to 12 एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले आपको प्रीफर करना चाहिए, सबसे पहले उसी बुक को करना चाहिए, सबसे पहले पहली प्राथमिकता में ये होनी चाहिए। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को चाहिए एकदम पका पकावल, जैसे कोई पब्लिकेशन बुक निकाला, वो लिख दिया एनसीईआरटी सार संग्रह, अब विद्यार्थी जाकर के वो खरीद लेता है, और उस बुक की सच्चाई ये है कि उसमें एनसीईआरटी का कुछ होबे नहीं करता है। बुक बेचने का स्ट्रेटजी है, बुक के ऊपर लिख देना है एनसीईआरटी सार संग्रह, और जैसे विद्यार्थी एनसीईआरटी देखता है वो मार्केट से खरीद लेता है। पब्लिकेशन वाला राइटर को तो फायदा हो जाता है, विद्यार्थी को खाक फायदा नहीं होता है। अगर आप सच में फायदा उठाना चाहते हैं, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 12 ज्योग्राफी में, वही पढ़ लीजिएगा ना, उसी बुक को बार बार पढ़ लीजिएगा ना, उसी बुक को पढ़िए और बार बार पढ़िए। हम आपको भरोसा दे रहे हैं, बीपीएससी मेंस तक उस आधार पर आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में इतना कुछ है, समझ गए। बीपीएससी मेंस तक की हम बात करें, मेंस तक उस किताब को पढ़ के आप लिख सकते हैं, प्रीलिम्स तो आप छोड़िए। लेकिन सीधे तौर पर अगर आप बुक उलट के पढ़ने लगते हैं तो नहीं समझ में आता है। बुक के साथ साथ क्लास भी करते हैं, जैसे क्लास में कोई टॉपिक हम पढ़ा दिए, आप उस टॉपिक को किसी भी बुक से पढ़िए, हम पूरा भरोसा दे रहे हैं आपको समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा। आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है, खत्म होने दीजिए, कोई भी ऑथेंटिक से ऑथेंटिक बुक या एनसीईआरटी कोई भी बुक उलट करके पढ़िएगा, भारत के पर्वत पठार मैदान, आपको हर बात समझ में आएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की पुस्तक, अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, समझिए, और एक ही पुस्तक को बार बार पढ़िए, वही ज्यादा फायदा करेगा। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ लिए दूसरा किताब में लग गए, नहीं, दूसरा बार भी एनसीईआरटी पढ़िए, तीसरा बार भी पढ़िए, चौथा बार भी पढ़िए, पांचवा बार भी पढ़िए, जब पढ़िए एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी में, देखिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, आराम से निकलेगा। हे भगवान, फाउंडेशन बैच पढ़ के तो लोग बीपीएससी में 100 प्लस 118 मार्क तक ला रहा है, 100 प्लस से 118 मार्क तक अपना कोचिंग का बच्चा लाया है, अपना बैच पढ़ के, फाउंडेशन बैच पढ़ के, हमसे पढ़ के, ठीक है। तो आप एकदम बहुत बेहतर कीजिएगा, आप पढ़िए तो, ठीक है। हटा दो बाबू। अब आइए, अब लास्ट क्लास में जहां तक हमें स्मरण है, हिमालय में स्थित दर्रा,
बताना है, यही ना बताना है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि दर्रा दर्रा ऐसे पर्वतीय मार्ग को कहते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले सब पर्वत को देख लेते हैं और फिर सब दर्रा को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे हम लोगों ने हिमालय पर्वत पढ़ा है, क्या भारत में सिर्फ हिमालय पर्वत है? नहीं, भारत में तो हिमालय पर्वत है ही। हिमालय पर्वत के साथ साथ भारत में अगर देखा जाए तो भारत में और भी कई सारे पर्वत हैं। हिमालय पर्वत के अलावे भारत में अगर देखा जाए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है। ये सब पर्वत श्रेणी भी भारत में है। तो अब हिमालय पर्वत के बाद जो है, अब हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को देखते हैं, फिर विंध्य, सतपुरा और अरावली को देखेंगे। ठीक है, आज प्रयास ये कर रहे हैं कि पर्वत को खत्म ही कर दे, तो हिमालय में स्थित दर्रा को काट करके जो है ना, दर्रा आगे बताएंगे। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, आप हेडिंग मारिए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। हिमालय में स्थित दर्रा को काट करके आप हेडिंग मारिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। चलिए आइए, अब आइए, अगर मैपिंग का मतलब कल समझाने पर आप नहीं समझे, तो अभी हम आज के क्लास में हम जो भी करेंगे वही मैपिंग है। आज के क्लास में हम जो भी करेंगे मैपिंग वही है। कल समझाने पर नहीं समझे तो आज प्रैक्टिकल करके हम बता रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ जाइएगा, कहीं कोई आज क्लास में जो भी करवाएंगे वो मैपिंग है। और मैपिंग को समझाने के लिए भी हम हिमालय में स्थित दर्रा को साइड कर दिए हैं, बाद में पढ़ाएंगे, ताकि आप मैपिंग को समझ ले। देखिए, मैपिंग में इसी प्रकार का ब्लैंक मानचित्र लिया जाता है, जिस प्रकार का ब्लैंक मानचित्र यहां पर है। सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद भारत की जो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वह है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद भारत की जो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वह है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की लंबाई अगर देखा जाए तो 1600 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के मोहाना से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और इस बीच में जो ये पर्वत श्रेणी है लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के कुल 6 राज्य में है। और भारत के जिस कुल 6 राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है उसमें एक है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र,
तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु। छठा है तमिलनाडु। इन 6 राज्यों में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखा जाए तो क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत। और इस सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा विभाजित करती है। आप सब लोग जानते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी बीच में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में है और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार मुख्य तौर पर कर्नाटक में है। अब इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारे पर्वत आते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र में कालसुबाई की पहाड़ी आती है। कालसुबाई की पहाड़ी आती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी आती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी आती है। यह सब पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और महाराष्ट्र में जितनी भी पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में, उन पर्वत चोटियों में महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कालसुबाई की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। 1646 मीटर। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ कालसुबाई की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी है, नहीं। महाराष्ट्र में कालसुबाई और महाबलेश्वर की पहाड़ी के अलावा और भी कई सारी पहाड़ियां हैं। अजंता की पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, ये सब भी महाराष्ट्र में है। लेकिन मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कालसुबाई की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, फिर कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी आती है। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी आती है। और अगर आप कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में जो बाबा बुदन की पहाड़ी आती है, बाबा बुदन के पहाड़ी के अंतर्गत एक पर्वत चोटी है मुल्यानगिरी चोटी। मुल्यानगिरी चोटी जो मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है, वह मुल्यानगिरी पर्वत चोटी कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अन्नामलाई की पहाड़ी आती है। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर है। और अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में आता है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी को ही हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। इसका भी विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर है। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत महाराष्ट्र में कालसुबाई की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी आती है। अब इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, कोई भी मानचित्र लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग होता है उत्तर और नीचे वाला भाग होता है दक्षिण। नीचे वाला भाग होता है दक्षिण।
तो इन पहाड़ियों का कालसुबाई, महाबलेश्वर, बाबा बुदन, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ियों का जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है, कालसुबाई की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, ये तो उत्तर से दक्षिण में क्रम हो गया। अब दक्षिण से उत्तर में देखें तो कार्डमम की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी और कालसुबाई की पहाड़ी। अब भारत की सभी प्रमुख पहाड़ियों में भारत की जो सबसे दक्षिणतम, भारत की सभी प्रमुख पहाड़ियों में भारत की जो सबसे दक्षिणतम, भारत की जो सबसे दक्षिणतम प्रमुख पहाड़ी है वह कार्डमम की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी है। भारत की सभी प्रमुख पहाड़ियों में भारत की जो सबसे दक्षिणतम प्रमुख पहाड़ी है वह कार्डमम की पहाड़ी है, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। इसके बाद जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई के पहाड़ी के अंतर्गत ही एक पर्वत चोटी आती है अनाई मुदी। अन्नामलाई की पहाड़ी के अंतर्गत ही एक पर्वत चोटी आती है अनाई मुदी, अनाई मुदी, अनाई मुदी, अनाई मुदी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, कुछ स्रोत में 2696 मीटर भी देता है। और यह जो अनाई मुदी पर्वत चोटी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अनाई मुदी पर्वत चोटी जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी के अंतर्गत आता है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और अनाई मुदी पर्वत चोटी दक्षिण भारत की तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ही, साथ ही साथ अनाई मुदी पर्वत चोटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ ही साथ अनाई मुदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? यही तो मैपिंग है, ऐसे ही तो मैपिंग किया जाता। और मैपिंग है क्या? अब यहां पे बता रहे हैं तो आप समझ ना रहे हैं मैपिंग। अकल तो होमवर्क भी कुछ दिए, हाँ चेक करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर चेक करेंगे होमवर्क, ठीक है? चलिए, तो ये पश्चिमी घाट के बारे में हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट के बारे में हो गया। अब हम लोग पूर्वी घाट में आ जाते हैं। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो उसका विस्तार ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक है। और पूर्वी घाट का विस्तार मुख्य तौर पर भारत के 4 राज्य में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में आपस में मिलती है। और यह नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र तमिलनाडु में है। और इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाई मुदी। वही दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
और इस नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। टोडा, टोडा जो कि एक पशुपालक जनजाति है, जो कि एक पशुपालक जनजाति है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती है? रेलवे से लेकर एसएससी, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी, बिहार एसआई से लेकर के बिहार पुलिस, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा। समझ गए? अब जैसे पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन पर्वत आता है, यह बात हमने आपको बतला दिया है। उसी प्रकार से अब पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के अंतर्गत ओडिशा में महेंद्रगिरी की पहाड़ी आती है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी की ऊंचाई है 1501 मीटर। ये ओडिशा राज्य है और ये तमिलनाडु राज्य है। पूर्वी घाट ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक फैली हुई है। ओडिशा राज्य में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। यह महेंद्रगिरी की पहाड़ी आपको पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सॉरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सॉरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन महेंद्रगिरी से भी ज्यादा ऊंची पर्वत चोटी है जिंदागढ़ा। लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आता है उसमें जिंदागढ़ा ऑप्शन में रहता ही नहीं है। इसी वजह से सामान्य तौर पर आपको यही बात याद रखना है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी। लेकिन अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे और महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ा दोनों दे तो उस कंडीशन में जिंदागढ़ा को टिक करना है। अगर जिंदागढ़ा ऑप्शन में ना हो तब महेंद्रगिरी को टिक करना है, तब महेंद्रगिरी को टिक करना है। ओडिशा राज्य में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। इसके अलावे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में नल्लामलाई की पहाड़ी है। नल्लामलाई की पहाड़ी है। नल्लामलाई की पहाड़ी है जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है। नल्लामलाई के बाद वेलिकोंडा की पहाड़ी है। वेलिकोंडा की पहाड़ी के बाद पालकोंडा की पहाड़ी है। पालकोंडा की पहाड़ी के बाद नगारी की पहाड़ी है। नगारी की पहाड़ी, ये जो नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, ये सब आंध्र प्रदेश में है। ये सब पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है और आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद पूर्वी घाट के अंतर्गत कुछ पहाड़ी तमिलनाडु में है, जैसे जाबदी की पहाड़ी, सेबराई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी और सिरुमलाई की पहाड़ी। सिरुमलाई की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी अगर देखा जाए, जाबदी, सेबराई, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब पूर्वी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु में है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक है, जिस पूर्वी घाट के अंतर्गत ओडिशा में महेंद्रगिरी की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी की पहाड़ी, तमिलनाडु में जाबदी, सेबराई, पंचमलाई, सिरुमलाई की पहाड़ी आता है। ये सब पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है, अलग अलग राज्यों में है। और इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम अगर देखा जाए तो इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम यही है। उत्तर से दक्षिण में क्रम यही है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जाबदी, सेबराई, पंचमलाई, सिरुमलाई। दक्षिण से उत्तर में क्रम सिरुमलाई, पंचमलाई, सेबराई, जाबदी, नगारी, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, महेंद्रगिरी। तो ये हो गया आपको पूर्वी घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बाद हम लोगों को आगे अरावली के बारे में पढ़ना है। अरावली, अरावली के बारे में पढ़ना। बात समझ रहे हैं ना? 1 मिनट में इसको याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट।
हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की लंबाई, पश्चिमी घाट की लंबाई, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहां से कहां तक फैला हुआ? गुजरात से पश्चिमी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ? कितने राज्यों में? 6 राज्य। कितने राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भाग में बांटती है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आगे बताइएगा, पश्चिमी घाट के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी पहाड़ी आती है? कालसुबाई और पश्चिमी घाट के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन आती है? कालसुबाई और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई। कालसुबाई की ऊंचाई। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? कर्नाटक। कौन राज्य में? बाबा बुदन की पहाड़ी कौन राज्य में? कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? आगे बताइएगा, पश्चिमी घाट के अंतर्गत केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी और काडमम की पहाड़ी आती है, हाँ या ना? भारत के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों में भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन है? काडमम की पहाड़ी। आगे बताइएगा, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अनाई मुदी। अनाई मुदी की ऊंचाई 2695। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुदी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती? टोडा। कौन सी जनजाति? टोडा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहां है? ये ओडिशा में। कहां है? पूर्वी घाट के अंतर्गत नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी किस राज्य में है? आंध्र। जाबदी, सेबड़ा, पंचमलाई, सिरुमलाई किस राज्य में है? तमिल किस राज्य में है? इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण में क्रम यही ना है, और फिर इसका भी जो है उत्तर से दक्षिण में क्रम यही ना, कालसुबाई, महाबलेश्वर, बाबा बुदन, अन्नामलाई, काडमम। यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, नल्ला मलाई, अन्नामलाई। तो नल्ला मलाई, अन्नामलाई, नल्ला मलाई पूर्वी घाट का है और अन्नामलाई पश्चिमी घाट का। इसको विशेष तौर पर आप याद रखिएगा, यहां पर विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है, और आप विश्वास मानिए जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा बोर्ड प्रश्न वहीं से पूछता है। तो इसी वजह से जो कंफ्यूजन वाला चीज हो उसको और भी अच्छे ढंग से याद रखने का प्रयास करना है आपको, ठीक है? अब जो है आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जितना मैपिंग समझ में आता, सबसे पहले आप मैप बनाइए, ठीक है? अपने कॉपी में बनाइए, जैसे बनाना है बनाइए, अपने कॉपी में बनाइए, हम कुछ नहीं करेंगे अब, ठीक है? 2 मिनट का समय दे रहे, इस मैप को बनाइए, फिर पूर्वी घाट का देंगे, फिर से आपको बनाना, सबको ये मैप बनाना, फिर हम भाषा में लिखाएंगे। मैपिंग कीजिए जैसे करना है। यहां पे किया हुआ है, कीजिए ना, सब चीज तो है ये है। अभी तुरंत समझाए हैं, याद करवाएं, फिर बोले हैं कि मैपिंग करने के लिए। जैसे करना है जल्दी कीजिए, जैसे बनाना है, पेंसिल से, पेन से, नाक से, मुंह से, कान से, हाथ से, गोड़ से, जैसे बनाना है बनाइए अपने। बनाइए।
बैग वाला किधर गया वो? ये है, क्या हुआ बाबू? तबीयत खराब हो गया? ठीक है जाइए, बनाइए जल्दी। बनाइए जल्दी, फिर पूर्वी घाट भी बनाना, फिर लिखाना भी है। कॉपी पे बनाती तो नहीं होता, कॉपी पे बनाओ। बनाइए, मैपिंग बनाइए जल्दी। बना लिए। मोबाइल का चीज बाबू मोबाइले में रह जाता है, मोबाइले में तुम लोग सब चीज कर लेना। मोबाइल से फोटो खींच रही है, सामने में बना हुआ है, बनाएगी सोने। यही सब, यही कोढ़िया विद्यार्थी सबको जो है अंतिम में बोरा बिस्तर समट करके खाली हाथ घर जाना होता है। बना लिए, बना लिए। 1 मिनट और देते हैं, जो नहीं बनाए बनाइए। हो गया। उसी में एक साइड ई वाला बना लिए हैं, और उसी मानचित्र में जो अगला दे रहे हैं दूसरे साइड उसको बना लीजिए। ठीक है ना? तो इस साइड ठीक है, दूसरा बना लीजिएगा, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, अपना तो कॉपी है, अपना पेन है, अपना टाइम है, पलट देना। नहीं हुआ है? अच्छा, कितना लेट लगाते हैं आप लोग। अरे जो मैपिंग है बाबू उतना करो नहीं यार, लिखना है बाद में ना लिखाएंगे। आप भारतीय का मानचित्र बनाइए। हुआ अब, हो गया ना? ऑनलाइन वाले लोग आपका हुआ हो, कमेंट कीजिएगा। आप बनाए ऑनलाइन वाले लोग, क्या कमेंट कर रहा है? गुजरात में और भी बहुत सारा पर्वत है, जैसे गुजरात
अभिषेक कुमार गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो कच्छ की पहाड़ी, गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, ये सब गुजरात में है। चलिए ऑनलाइन वाले का भी हो गया है। जब ऑनलाइन वाले का हो गया, हमको लगता है आपका भी हो गया होगा। चलिए अब ई वाला बनाइए। ऑनलाइन वाले लोग इसको भी बना लीजिए। अब सब लोग, आप लोग भी बनाइए। बनाइए मोबाइल वाला, मोबाइल फोड़ देंगे हम, नहीं तो बनाइए आराम से। कॉपी में बनाइए, कॉपी में। आजकल पता नहीं आदमी को हो क्या गया। ठीक है, सब चीज मोबाइले में करेगा। रोहित यादव, बिहार पुलिस का बैच 28 फरवरी को आने की संभावना, 28 फरवरी। वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, सेबड़ा, पंचमलाई, तिरुमलाई, नगाड़ी, जबादी। हो गया। पंचमलाई, सिरुमलाई, महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगाड़ी, जाबदी, सेबड़ा, पंचमलाई, सिरुमलाई। हाँ जी मधु कुमारी, एकदम एग्जाम क्लियर होगा। हो गया ना? आगे बताएं। एक बात और जानिएगा, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में एगो बात और जानिए। नहीं ना, वो तटीय मैदान में जानना। नहीं नहीं, तटीय मैदान में जानना, पूर्वी घाट तटीय मैदान में, यहाँ नहीं, तटीय मैदान। तटीय मैदान बताएंगे तब बताएंगे। आगे बताएं अब। आगे पहले बता देते हैं, फिर भाषा में लिखा देंगे। क्या विचार? आइए इसको अब मिटा देते हैं। याद करवा दिए हैं ना? याद तो करवा ही दिए हैं, आप मानचित्र बना ही लिए हैं, अब सिर्फ लिखाना ना बाकी है, तो लिखाएंगे। मिटा देते हैं इसको। अब देखिएगा गुरुजी लोग, आइएगा यहां पे। अब आगे हम लोगों को एक विंध्यन श्रेणी के बारे में जानना है, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी के बारे में जानना है, तीसरा अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में जानना है। अब आइए बोर्ड पे फिर से एक बार 10-15 मिनट के लिए कंसंट्रेट होकर के समझिए। देखिए, जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार
गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तक विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य तौर पर विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश में है। मुख्य तौर पर विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश में, ये बीच वाला मध्य प्रदेश राज्य है। और कहां पर कौन राज्य है, ये बात समझ रहे हैं ना? पहला क्लास में ही हम आपको बताए, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर के बिहार तक है, लेकिन इसका विस्तार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और यह पर्वत श्रेणी लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। इसके ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। विंध्य पर्वत श्रेणी को गुजरात में जॉबर्ट हिल कहा जाता है। जॉबर्ट हिल कहा जाता है। और बिहार में केमूर हिल कहा जाता है। बिहार में केमूर हिल कहा जाता है। केमूर हिल, बिहार में केमूर हिल कहा जाता है। केमूर हिल कहा जाता है बिहार में। और बिहार में जो केमूर की पहाड़ी है वह विंध्य पर्वत श्रेणी का ही अंग है, भाग है। यह पर्वत श्रेणी खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्र नहीं है। मतलब इस पर्वत श्रेणी वाले इलाका में खनिज संसाधन, लो अयस्क, मैग्नीज, लोहा, सोना, चांदी सब नहीं पाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी वाले इलाका में चूना पत्थर पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। जिस चूना पत्थर या लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। और जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत श्रेणी हिमालय नदी तंत्र को प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र से अलग करता है। यानी हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र के बीच जल विभाजक के तौर पर काम विंध्य पर्वत श्रेणी करता है। देखिए, आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्या? तो आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे भारत की नदी, झील, झरना, जलप्रपात। तो आप जो अगला चैप्टर भारत की नदी, झील, झरना, जलप्रपात पढ़ेंगे, तो उसमें जब आप भारत की नदी को पढ़ेंगे तो भारत की नदी को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। भारत की नदी को जो हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक हिमालय की नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदी। भारत में कुछ नदी ऐसी है जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, वो हिमालय की नदी, जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, हिमालय की नदी हो गया। फिर भारत की कुछ नदी ऐसी है जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो जो हिमालय की नदी है, जो हिमालय नदी तंत्र है, उसको प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र से अलग करता है विंध्य पर्वत श्रेणी। अब विंध्य पर्वत श्रेणी के समानांतर ही उसके दक्षिणी भाग में, विंध्य पर्वत श्रेणी के समानांतर ही उसके दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार। और यह जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पश्चिम से पूरब में राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पश्चिम से पूरब में अगर देखा जाए तो राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी आता है। मैकाल पहाड़ी आता है। अब इसमें जो महादेव की पहाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश में है, महादेव की पहाड़ी के अंतर्गत ही धूपगढ़ की पर्वत चोटी है। धूपगढ़ चोटी है
और जो धूपगढ़ पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, और यह पर्वत चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह पर्वत चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, जो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है और जो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। और यह एग्जाम का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा। अब यहीं पर जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण से ताप्ती नदी गुजरती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण से अगर देखा जाए तो ताप्ती नदी गुजरती है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी गुजरती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण से ताप्ती नदी गुजरती है, यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यानी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, वह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जल विभाजक के तौर पर काम करती है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जल विभाजक के तौर पर काम करती है। मतलब जल विभाजक नर्मदा नदी के जल को ताप्ती नदी के जल से अलग करता है। जल विभाजक नर्मदा नदी के जल को ताप्ती नदी के जल से अलग करता है, जल विभाजक हो गया। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के जल को ताप्ती नदी के जल से अलग करता है। यह सतपुड़ा के बारे में हो गया। फिर इसके बाद है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो यह भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है और इसका निर्माण संभवतः प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और इसका आयु है 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष। और जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार राजस्थान राज्य में है। मुख्य तौर पर अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार राजस्थान राज्य में है। लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार सिर्फ राजस्थान राज्य में नहीं है, बल्कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार सिर्फ राजस्थान राज्य में नहीं है, बल्कि राजस्थान के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और गुरु शिखर ही राजस्थान की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और माउंट आबू पहाड़ी जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। जैनी, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू पहाड़ी पर ही है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यह पश्चिमी भारत के संदर्भ में, भारत है, उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिमी भारत के संदर्भ में जल विभाजक के तौर पर काम करती है, क्योंकि जहां एक तरफ अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में ठीक ठाक अच्छी खासी वर्षा होती है, वहीं अरावली पर्वत श्रेणी की पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। तो एक तरफ वर्षा हो रहा है, एक तरफ वर्षा नहीं हो रहा है। तो पश्चिमी भारत के लिए जल विभाजक के तौर पर काम अरावली पर्वत श्रेणी करती है। इस पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती।
और यही रीजन है कि अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब क्या? अनुर्वर भूमि, बंजर भूमि। और मरुस्थल का किताबी परिभाषा होता है वैसा भूभाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। क्या छमक छल्लो सब, पढ़ने पर कोई ध्यान नहीं। माँ बाप कितना आशा भरोसा विश्वास करके पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, समझ रहे हैं। बिहार में आप लड़की होकर के पढ़ने का मौका मिला है, बहुत सौभाग्यशाली है। उस मौका का फायदा उठाइए, क्लास में नौटंकी मत कीजिए, ठीक है। क्लास में हम समझाने ही का पैसा लेते हैं, सब चीज किताब में लिखा हुआ है। बहुत बेहतरीन किताब सब है मार्केट में, समझे। किताब को पढ़ के आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप क्लास करते हैं। और इसके बावजूद क्लास में भी आप नौटंकी ही कर रहे हैं। जब क्लास में ऐसे कर रहे हैं, रूम पर आप लोग क्या करते होंगे? रूम पर तो तांडव करते होंगे। वहाँ पे ये सब का, यानी कुछ दिन हम रहे थे, वो लॉज में रहते थे, अब तो नहीं रहते हैं। मतलब एक लॉज में रहे थे, उसके बगल में मतलब उससे सटा हुआ जो है लड़की का लॉज था। बाप, ये सब का टन वहीं से तो हमको लड़की का अनुभव मिला कि सब लॉज में करती क्या क्या है। बाप, मुंह चमकाएगी, अपने आप को दिखाएगी, एकदम ऐश्वर्या राय की माए है। और लड़का की तुलना में जानते हैं, लड़की अपने आप को ज्यादा एडवांस दिखाएगी। लड़का तो सुबह सुबह उठता है, और क्या बोले, ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्लास में पर उल्टा लटका देंगे। अफगानिस्तान वाला शासन हम क्लास में लागू करने वाले हैं, हिंदू नववर्ष से, ठीक है। अभी ट्रेलर हो रहा है, ज्ञान बिंदु में आए, पढ़ना सिखा देंगे ना तो भागिए। इतना कूटेंगे ना, या तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा या भाग जाइएगा, दो में से क्यों काम होगा, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिमी भारत के संदर्भ में जल विभाजक के तौर पर काम करती है। इसके पूर्वी भाग में वर्षा होता है, पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होता है, जिस वजह से अरावली के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। थार मरुस्थल अरावली के पश्चिमी भाग में है। और मरुस्थल का परिभाषा किताबी भाषा में होता है वैसा भूभाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। और कम वर्षा होने के कारण वहां की भूमि अनुर्वर हो जाती है, वही मरुस्थल कहलाता है। लगभग भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत थे बता दिए, समझ गए। अब जैसे आपने वो दोनों मैपिंग किया है, इसको भी कीजिए, जैसे है वैसे कीजिए, जितना समझ में आता उतना कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है। मैपिंग कीजिए, 5 मिनट का समय दे रहे हैं क्योंकि 2 मिनट में आप लोग से हो नहीं पाता है। जितना समझ में आता उतना ही कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर आप। कीजिए मैपिंग, फिर लिखाएंगे। मैपिंग कीजिए फिर लिखाएंगे, और फिर होमवर्क देंगे, इसका मैपिंग करके लाना है घर से सही सही। अभी तो टूटा फूटा जितना हो रहा उतना कीजिए, काम करने से आप बेहतर बनिएगा, समझे।
जितना समझ में आ रहा उतना ही कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। हो गया। अब इसके बाद दर्रा बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अब पहले इतना लिखा देते फिर दर्रा बताएंगे। अब देखिएगा दर्रा, आप दर्रा अब सब एक साथ बता देंगे। पश्चिमी घाट में भी कुछ दर्रा है, उसको भी जान लीजिएगा। हिमालय में कुछ दर्रा, उसको भी जान लीजिएगा। राजपीपला की पहाड़ी। हो गया जी। हो गया। चलिए अब लिखिए, लिखिए ना, पहले याद कीजिए, आइए तब आइएगा, याद कीजिए। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार तक कौन पर्वत श्रेणी फैली, कौन फैली हुई है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत श्रेणी भारत को दो भाग, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में बांटती है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी को गुजरात में क्या कहते हैं? जॉबर्ट हिल। बिहार में क्या कहते हैं? केमूर हिल। विंध्य पर्वत श्रेणी को गुजरात में क्या कहते हैं? बिहार में क्या कहते हैं? हिमालय नदी तंत्र और प्रद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। इसके बाद विंध्यन पर्वत श्रेणी खनिज संसाधन के लिए संपन्न है? नहीं ना। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। विंध्यन पर्वत श्रेणी के ही समानांतर उसके दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी? गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक कौन पर्वत श्रेणी फैली हुई? राजपीपला, महादेव, मैकाल पहाड़ी। सतपुरा पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिम से पूरब में पहाड़ियों का क्रम है राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। तो सतपुरा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब में क्रम क्या है? राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन नदी गुजरती है? नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? सतपुरा पर्वत श्रेणी। आगे बताइएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कौन राज्य में है? राजस्थान में। पश्चिमी भारत के लिए जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? अरावली। पश्चिमी भारत के लिए जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। गुरु शिखर की ऊंचाई। अरावली का अनुमानित उम्र कितना है? भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत अरावली ना। लिखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सबसे पहले पश्चिमी घाट।
लिखिए पश्चिमी घाट डैश देकर। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी, अरे अब लिखना शुरू कीजिए, अब छोड़िए लिखना शुरू कीजिए, क्या नोटंकी लगा करके, अब लिखिए, कॉपी में लिखिए, लिख रहे हैं ना। हाँ, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, जो वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, जो वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता, इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। फुल स्टॉप। सह्याद्री पर्वत को सोलह डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, सह्याद्री पर्वत को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दो भागों में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटता है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, इसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, इसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 6 राज्यों में है। एक नंबर में गुजरात, दो नंबर में महाराष्ट्र, तीन नंबर में गोवा, चार नंबर में कर्नाटक, पांच नंबर में केरल, छह नंबर में तमिलनाडु। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। पश्चिमी घाट
पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर और कालसुबाई की पहाड़ी, महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर और कालसुबाई की पहाड़ी, महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर और कालसुबाई की पहाड़ी, कोमा कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी, कोमा केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर, केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर, केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी आता है। केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी आता है। अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी आता है। अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात राज्य में, नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात राज्य में कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, वर्धा की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी और गिर पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात राज्य में कच्छ की पहाड़ी, कोमा मांडव की पहाड़ी, कोमा गिरनार पहाड़ी, कोमा वर्धा पहाड़ी और गिर पहाड़ी स्थित है। गुजरात राज्य में कच्छ की पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई की पहाड़ी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर 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 है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुल्यानगिरी चोटी है।
कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुल्यानगिरी पर्वत चोटी है। आगे, अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुदी है। 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 अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ ही साथ यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ ही साथ यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ ही साथ यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ ही साथ यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ ही साथ यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डमम की पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डमम की पहाड़ी भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। कार्डमम की पहाड़ी भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। कार्डमम की पहाड़ी भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हेडिंग मारिएगा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। आगे हेडिंग मारिएगा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। आगे हेडिंग मारिएगा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी डैश देकर लिखिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी डैश देकर लिखिए। इसका विस्तार इसका विस्तार ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक। इसका विस्तार ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक कुल 4 राज्यों में है। इसका विस्तार ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक कुल 4 राज्यों में है। एक नंबर में ओडिशा, दो नंबर में आंध्र प्रदेश, तीन नंबर में तेलंगाना, चार नंबर में तमिलनाडु।
अगला पॉइंट स्टार मार के, पूर्वी घाट के अंतर्गत ओडिशा राज्य में महेंद्रगिरी की पहाड़ी, पूर्वी घाट के अंतर्गत ओडिशा राज्य में महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी, कोमा, पूर्वी घाट के अंतर्गत ओडिशा राज्य में महेंद्रगिरी की पहाड़ी, कोमा, आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश राज्य में नल्लामलाई की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश राज्य में नल्लामलाई की पहाड़ी, वेलिकोंडा की पहाड़ी, नल्लामलाई की पहाड़ी, कोमा, वेलिकोंडा की पहाड़ी, वेलिकोंडा की पहाड़ी, कोमा, पालकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, नगारी की पहाड़ी, और तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु राज्य में और तमिलनाडु राज्य में जाबदी की पहाड़ी, और तमिलनाडु राज्य में जाबदी की पहाड़ी, कोमा, सेबड़े की पहाड़ी, तमिलनाडु राज्य में जाबदी की पहाड़ी, कोमा, सेबड़े की पहाड़ी, कोमा, पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ी स्थित है। पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है, लेकिन अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखिए, लेकिन अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में जिंदा गढ़ा पर्वत हो, लेकिन अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में जिंदा गढ़ा पर्वत हो जिंदा गढ़ा पर्वत हो तो इस स्थिति में जिंदा गढ़ा ही सही उत्तर होगा। तो इस स्थिति में जिंदा गढ़ा ही सही उत्तर होगा। तो इस स्थिति में जिंदा गढ़ा ही सही उत्तर होगा। तो इस स्थिति में जिंदा गढ़ा ही सही उत्तर होगा। तो इस स्थिति में जिंदा गढ़ा ही सही उत्तर होगा। फुल स्टॉप। अब हेडिंग मारिए, नहीं लिखिएगा। हाँ, आगे लिखिए, नीलगिरी पहाड़ी। आगे लिखिए, एक मिनट, हेडिंग नहीं मारे हैं, आगे लिखिए, महेंद्रगिरी के अलावे, आगे अगला पॉइंट स्टार मार के, अगला पॉइंट स्टार मार के, महेंद्रगिरी के अलावे
गढ़जात पहाड़ी गढ़ जातो। महेंद्रगिरी के अलावे गढ़जात पहाड़ी गढ़ जातो। महेंद्रगिरी के अलावे गढ़जात पहाड़ी। अस्सिया पहाड़ी अस्सिया पहाड़ी अस्सिया। महेंद्रगिरी के अलावे गढ़जात पहाड़ी गढ़जात पहाड़ी और अस्सिया पहाड़ी भी। और अस्सिया पहाड़ी भी अस्सिया पहाड़ी भी गुजरात में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। अस्सिया पहाड़ी भी ओडिशा में स्थित है। अस्सिया पहाड़ी भी ओडिशा में स्थित है। अस्सिया पहाड़ी भी ओडिशा में स्थित है। आगे हेडिंग मारिएगा, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। आगे हेडिंग मारिएगा, पालनी की पहाड़ी। पालनी 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 की पहाड़ी पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। आगे नीलगिरी पहाड़ी, हेडिंग मारिएगा नीलगिरी पहाड़ी। आगे हेडिंग मारिएगा नीलगिरी पहाड़ी। डैश देकर लिखिएगा। इसी पहाड़ी क्षेत्र में इसी पहाड़ी क्षेत्र में इसी पहाड़ी क्षेत्र में इसी पहाड़ी क्षेत्र में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी आपस में मिलती है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा 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 है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस पहाड़ी क्षेत्र में ही, उसी में आगे कंटिन्यू, इस पहाड़ी क्षेत्र में ही टोडा नामक जनजाति, टोडा, इस पहाड़ी क्षेत्र में ही टोडा नामक जनजाति इस पहाड़ी क्षेत्र में ही टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। इस पहाड़ी क्षेत्र में ही टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। इस पहाड़ी क्षेत्र में ही टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। इस पहाड़ी क्षेत्र में ही टोडा नामक जनजाति पाई जाती है, जो पशुपालक है। चलिए आगे, विंध्य पर्वत श्रेणी। आगे विंध्य, सतपुड़ा, अरावली के बारे में लिखाना, लेकिन जैसा आपका स्थिति देख रहे हैं, तो बहुत स्थिति गड़बड़ है। आगे लिखाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है होमवर्क चेक करना। होमवर्क चेक नहीं करेंगे तो फिर आपको लगता है मास्टर होमवर्क चेक नहीं करता, आप बना करके नहीं आते। बता तो दिए ही हैं। अगले क्लास में जब आप आइएगा तो सबसे पहले विंध्य, अरावली, सतपुड़ा के बारे में लिखा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। और इस सैटरडे आप लोग का टेस्ट है, पता है ना। हाँ, तो आइए सब लोग जो कल मैपिंग दिए थे निकालिए, ऑनलाइन वाले लोग। अब आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वालों का जो है मैप चेक करना है।
10 मिनट अभी समय है मेरे पास, और कुटना है, पढ़ता न है, ये सब अलग अलग जगह से आ गया है, टाइम पास करता है। फटा दो जी। जो नहीं मैपिंग करके लाया है अपने मन से खड़ा हो जाओ। अगर हम खड़ा करके कूटे तो 10 फट्टा, 10 फट्टा। अपने मन से खड़ा हो गया तो सिर्फ 1 फट्टा। जो होमवर्क था पलटिए सब। हाँ, काहे नहीं आए थे? हाँ, हैं?